all are very well at your homes and you are doing your work properly day by day. So today we are going to start, actually इसका कुछ एक पार्ट हो चुका था तो आप प्रीवियस वीडियोस देख लीजिएगा. We are on the topic of manure and fertilizer. ठीक है, तो उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन ये दिमाग में आता है कि why are manure and fertilizer added to the soil. सॉइल के लिए क्यों रिक्वायरमेंट होती है मैन्योर की, फर्टिलाइजर की. तो देखिए जो मैन्योर और फर्टिलाइजर होते हैं ना, बेसिकली ये मिट्टी को या सॉइल को वापस से रिप्लेनिश करने के लिए, जैसे हम टैबलेट्स वगैरह खाते हैं जब हम वीक हो जाते हैं तो क्या करते हैं, हमारे शरीर की पावर बढ़ जाती है ना, एनर्जी आ जाती है हमारे अंदर. एज इट इज जो सॉइल की अगर हमें एनर्जी को वापस लाना हो तो हम क्या करते हैं, उसमें मैन्योर और फर्टिलाइजर ऐड करते हैं. ठीक है, तो टू रिप्लेनिश सॉइल विद द न्यूट्रिएंट्स. अब क्या ज़रूरी है ना, देखो जब हम बार बार एक मिट्टी को बार बार यूज़ करते हैं तो क्या होता है, उसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, तो हमें वो न्यूट्रिएंट्स बाहर से देने पड़ते हैं, जिसकी वजह से हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, मैन्योर या फर्टिलाइज़र की. ठीक है, अब आते हैं किन किन तरह की मैन्योर होती है. 3 टाइप्स की मैन्योर होती है. फर्स्ट होती है नेचुरल ऑर्गेनिक मैन्योर, सेकंड इज बायो फर्टिलाइजर एंड द थर्ड इज वर्मी कंपोस्ट. ठीक है, क्या डिफरेंस है वो देखो, बहुत हल्का हल्का डिफरेंस है लेकिन काम सब एक ही कर रही है. देखो नेचुरल ऑर्गेनिक, तो नाम से ही पता चल रहा है ऑर्गेनिक होगी और कैसी होगी, जो नेचुरल चीज़ों से मिलके बनेगी. जैसे कि हमने रॉ मैन्योर ले लिया, काउ डंग ले लिया, ठीक है, डोमेस्टिक वेस्ट ले लिया, जितने भी हम घर में जो भी, जैसे हमने एप्पल खाया या फिर बनाना खाया तो जो उनकी ऊपर की कवरिंग हम फेंक देते हैं डस्टबिन में, तो उनको हम एज ए मैन्योर की तरह यूज़ करते हैं. उसके अलावा हम उसमें कंपोस्ट मिला रहे हैं, है ना, साथ में हम क्या मिला रहे हैं उसके अंदर, ग्रीन मैन्योर. ग्रीन मैन्योर क्या होती है, जो कि जैसे पेड़ जो पौधे साथ में ऐड ऑन हो जाते हैं क्रॉप के साथ में, तो हम उनको उठा के बाहर फेंक देते हैं, या हमने कोई भी छिलका उतारा या जितना भी जो चीज़ होती है जो ग्रीन फसल में से जो बचते हैं तो वो ग्रीन मैन्योर होता है. तो ये हम खुद से तैयार कर रहे हैं ना, घर में तैयार कर रहे हैं, तो दिस इज नेचुरल एंड ऑर्गेनिक ऑल्सो. ठीक है, तो इन सब वेस्ट को इकट्ठा करके मैन्योर बनाई जाती है, कुछ टाइम के लिए उसको लीव कर दिया जाता है, उसके बाद में मैन्योर हमारी रेडी हो जाती है. तो दिस इज अ टाइप ऑफ मैन्योर फर्स्ट. सेकेंड होती है बायो फर्टिलाइजर. देखो नाम से पता चल रहा है, बायो मीन्स बायोलॉजी के कुछ ऑर्गेनिजम्स एड होंगे, तो वो फर्टिलाइजर जो किससे बनती है, हमारी बायोलॉजी के ऑर्गेनिज्म से. दैट मीन्स नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिसका नाम जैसे रिजोबियम हो गया, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गई, फंगस में भी काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं. तो ये सारे क्या काम करते हैं, जो फर्टिलाइजर में नाइट्रोजन को फिक्सिंग का काम करते हैं, पोटाशियम मेंटेन रखते हैं. ठीक है, तो इससे भी हमारी एक मैन्योर तैयार हो जाती है. थर्ड अगर चलते हैं वर्मी कंपोस्ट. वर्मी कंपोस्ट क्या होती है, जो कि अर्थवॉर्म से, जो केचुए होते हैं उनसे रेडी की जाती है, तो उसको बोला जाता है वर्मी कंपोस्ट. ठीक है, इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्योंकि वाइड लेवल पे हम हल्के फुल्के जो प्लांट्स में डालते हैं तो हम ये भी डाल सकते हैं. हर एक जो मैन्योर है उनका काम रिप्लेनिश का काम होता है सॉइल को, तो हम सबको डाल सकते हैं. ठीक है, कोई भी डाल सकते हो. उसके बाद है वेज टू रिप्लेनिश सॉइल. किस तरह से आप मतलब क्रॉप ज़्यादा पा सकते हो, मिट्टी को बार बार ताकतवर बना सकते हो. तो सबसे 3 तरह के मैंने लिखे हैं रेफरेंसेस, देख लीजिए. पहला वे है कि टाइम गैप होना चाहिए. जब आप एक फसल उगाइए, आपने एक क्रॉप ली है, उसके बाद में जो सेकेंड क्रॉप प्रोडक्शन होगा उसके बीच में थोड़ा टाइम रखिए, गैप रखिए बीच में. इससे क्या होगा, जो वापस से जो न्यूट्रिएंट्स एक फसल ले चुकी है, ठीक है, तो वो सेकेंड में क्या होंगे, थोड़ा टाइम में वो मेंटेन हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे, और फिर वापस से हम सेकेंड क्रॉप उगा सकते हैं, जिससे हमारी क्रॉप प्रोडक्शन भी बढ़ेगा. ठीक है, सेकेंड क्या होगा, हम टाइम टू टाइम जो मिट्टी के न्यूट्रिएंट्स जो गायब होते जा रहे हैं, क्योंकि जब मिट्टी से हमारे क्या करता है प्लांट या क्रॉप क्या करती है, अपने न्यूट्रिएंट्स को गेन करती है, तो वो न्यूट्रिएंट्स क्या होंगे, मैन्योर और फर्टिलाइजर से हम बाहर से डालते रहेंगे तो वो मिट्टी में बैलेंस में रहेंगे. थर्ड क्या होगा, क्रॉप रोटेशन. आपने एक फसल लगाई, ठीक है, ये मैं करवा भी चुकी हूँ. रबी खरीफ की जो वो है, ये सेम रीज़न इसमें ये भी आता है कि रबी और खरीफ की फसल जो होती है वो 6 मंथ्स के इंटरवल्स पे होती है, तो उनके बीच में क्रॉप रोटेशन हो रहा है ना. एक बार आपने समर की लगाई, दूसरी बार आपने कोई दूसरी फसल लगाई, तो इससे क्या हो रहा है, क्रॉप का रोटेशन हो रहा है.
एक फसल को मान लेते हैं नाइट्रोजन ज़्यादा चाहिए फॉर एग्जांपल, ठीक है, ज़्यादा चाहिए, सेकंड वाली जो क्रॉप है उसको पोटाश ज़्यादा चाहिए, तो क्या होगा, बीच में डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। तो क्रॉप रोटेशन भी क्या होता है, एक वे होता है टू रिप्लेनिश योर सॉइल, ठीक है। नाउ वी विल डू मैन्योर एंड फर्टिलाइजर डिफरेंस, ओके। ओके, नाउ वी विल डू डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। देखो फर्टिलाइजर क्या होता है, मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं, मीन्स हम उनको तैयार नहीं करते, दे आर प्रिपेयर्ड इन द फैक्ट्रीज, ठीक है। फैक्ट्रीज में उनके अंदर केमिकल्स यूज करके हम फर्टिलाइजर बनाते हैं। लेकिन जो मैन्योर होते हैं वो नेचुरल सब्सटेंसेस होते हैं, जिसमें हम घर के जो वेस्ट सब्सटेंसेस होते हैं या काउ डंग होता है, उन सब को क्या करते हैं, कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं। एटमॉस्फेयर में काफ़ी सारे रिएक्शंस होते हैं जिनसे वो क्या होता है, डीकम्पोज होते हैं और मैन्योर हमारी रेडी होती है, ठीक है। ये फैक्ट्रीज में होते हैं, ये होम में होते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये ह्यूमस ज़्यादा प्रोवाइड नहीं करते। देखो अगर हम मेडिसिन ले रहे हैं, एक हमारी बॉडी में ऑटोमेटिकली फूड से न्यूट्रिएंट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बाहर से मेडिसिन ले रहे हैं तो जो नेचुरली जो प्रोड्यूस हो रहे हैं उनमें तो ज़्यादा आपकी एनर्जी होगी ना। तो सेम थिंग ये फर्टिलाइजर क्या होते हैं, ज़्यादा ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करते, ह्यूमिडिटी प्रोवाइड नहीं करते, लेकिन जो मैन्योर होते हैं वो बहुत ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद में जो फर्टिलाइजर होते हैं, फर्टिलाइजर में वो न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा डाले जाते हैं जो प्लांट्स को ज़्यादा चाहिए, जैसे नाइट्रोजन चाहिए, फास्फोरस चाहिए, पोटाशियम चाहिए। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत होते हैं प्लांट्स को प्रॉपरली ग्रोथ करने के लिए, फ्रूट को पकने के लिए, है ना, प्लांट को बड़ा होने के लिए। तो ये सारे फर्टिलाइजर में डाले जाते हैं। लेकिन मैन्योर में क्या होते हैं लेकिन कम होते हैं, ठीक है। उसके बाद में आते हैं कुछ एग्जांपल्स कर लीजिए फर्टिलाइजर के, जैसे कि यूरिया हो गया, पोटाश हो गया, एनपीके हो गया, सुपर फास्फेट हो गए। ये जो है ये एग्जांपल्स हैं, ये कंपनीज हैं जो इनके पैकिंग भी आती है फर्टिलाइजर की, ठीक है। उसके बाद में करते हैं कि बेस्ट कौन होता है। देखो डेफिनेटली बेस्ट तो मैन्योर ही है, ठीक है, नेचुरली हम प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन नुकसान क्या है, हम वाइड लेवल पे इसको बना नहीं सकते। हमें पूरे फील्ड में चाहिए, बहुत बड़े एकड़ ज़मीन है, उसमें हम इतने सारे प्रोडक्शन करना थोड़ा सा हैक्टिक हो जाता है, ठीक है। और नुकसान क्या है फर्टिलाइज़र के, देखो नुकसान ये है कि अगर हम ज़्यादा केमिकल्स अपनी उसमें डालेंगे, अपनी मतलब सॉइल में डालेंगे, तो क्या होगा, सॉइल ख़राब हो जाएगी, धीरे धीरे उसकी फर्टिलिटी लो होने लग जाएगी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, क्योंकि हमने अभी भी पढ़ा कि ये कम ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं। तो अगर मिट्टी में नमी नहीं बनेगी तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहाँ पैदा नहीं होंगे, जो कि क्या होंगे, नुकसान होता है, ठीक है। तो ये इसके नुकसान है। उसके बाद में वाई इज़ मैन्योर बेटर देन फर्टिलाइजर, मैंने पहले बता भी दिया है, ह्यूमस ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं मैन्योर हमारी। उसके बाद में सॉइल के टेक्सचर को मेंटेन रखता है, क्योंकि सॉइल हमारी ऐसी होती है, हम जो भी फसल उगाते हैं वो अकॉर्डिंग टू सॉइल उगाते हैं, ठीक है। नॉर्थ जोन में अलग फसलें तैयार की जाती हैं, साउथ में चले जाओगे वहाँ पे अलग मिट्टी है, तो उसके हिसाब से हम क्या तैयार करते हैं, फसल अपनी प्रोडक्शन करते हैं। तो सॉइल अगर पोरस है, तो सॉइल पोरस मतलब क्या होता है कि सॉइल के अंदर बाहर एयर जो है प्रॉपरली रूट्स में जा पा रही है, तो वो क्या करेगी, मिट्टी को रिप्लेनिश करेगी, न्यूट्रिएंट्स को मेंटेन रखती है, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी बहुत सारे पैदा होते हैं, और वो माइक्रोब्स क्या काम करते हैं, वापस से मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन को, फास्फोरस को, पोटाशियम को, इनको मेंटेन रखते हैं, जिससे हमारी फसल क्या होती है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। नाउ वी विल डू आवर टॉपिक इरिगेशन, ठीक है। Okay, now we will do why is irrigation. We are on the topic of irrigation. Irrigation क्या होता है, पानी देना, ठीक है। तो इरिगेशन क्यों ज़रूरी होता है फसल के लिए। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि किन किन फैक्टर्स पे हम इरिगेशन, पानी कितना देना है कितना नहीं देना, वो डिसाइड करते हैं। सबसे पहली चीज़ है हम कौन सी फसल लगाने जा रहे हैं। जिस फसल को ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होगी तो वहाँ पे इरिगेशन के फिक्स सिस्टम होने ज़रूरी हैं, ठीक है। कम पानी है तो फिर भी हम आसपास से पानी अवेलेबिलिटी करा सकते हैं। उसके बाद है टाइप ऑफ सॉइल, सॉइल मिट्टी कैसी है, ज़्यादा पानी चाहिए उसके अंदर क्रॉप प्रोडक्शन के लिए या कम चाहिए। थर्ड इज किस सीज़न में हम पानी, मतलब किस सीज़न में हम कौन सी फसल लगा रहे हैं, तो उसके बिहार पे भी हम ये डिसाइड करते हैं कि इरिगेशन सिस्टम कैसे लगानी चाहिए हमें।
ठीक है। सीज़न में अगर गर्मी समर के मौसम में लगाते हैं तो आपको पता है कि समर में ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा होता है, सॉरी ट्रांसपिरेशन बहुत ज़्यादा होता है, पानी सोखता ज़्यादा है ना, धूप बहुत तेज़ होती है, तो इसकी वजह से सीज़न जो गर्मी का मौसम होता है उसमें हमें पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। ठीक है, अब आते हैं तो इरिगेशन की क्यों ज़रूरत होती है। देखो इरिगेशन से हम क्या करते हैं, अगर पौधे के अगर जैसे हम पानी कहते हैं बहुत ज़्यादा पीना चाहिए है ना, हेल्दी बॉडी रहती है, तो अगर पानी हमारे लिए बहुत रिक्वायरमेंट है एज इट इज़, अगर प्लांट्स को भी तो कुछ चीज़ें चाहिएंगी जिससे वो अपने न्यूट्रिएंट्स को ले सके। तो जो वाटर होता है वो सॉइल को क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स रिच रखता है। ठीक है, उसकी जो उसका हम कहते हैं ना कि फर्टाइल नहीं होने देता, तो उसके फर्टाइल को बैलेंस रखता है। सारे न्यूट्रिएंट्स टाइम बाय टाइम हम प्लांट को देंगे, उसकी रूट्स में पानी डालेंगे, तो पानी से क्या होगा, जो टिश्यूज़ होते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, वो क्या काम करते हैं, पानी को अप और डाउन ले जाने का काम करेंगे, जिससे क्या होगा, प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है। ठीक है, अब आते हैं कौन कौन से सोर्सेज होते हैं इरिगेशन के लिए। देखो सोर्सेज क्या है, लेक है हमारे पास, झील है, डैम्स हैं, ठीक है, ट्यूबवेल्स लगा लेते हैं, वेल कुएँ हैं बहुत सारे, रिवर्स, नदियाँ, कैनाल, नहर, तो ये सारे आपके क्या है, सोर्सेज है जहाँ से हम इरिगेशन करते हैं। नेक्स्ट है कौन कौन से मेथड्स यूज़ किए जाते थे। देखो पहले पहले अगर देखोगे आप तो ट्रेडिशनल मेथड्स को यूज़ किया जाता था, बिना मशीन के काम तो धीरे धीरे होता था, मैन पावर बहुत ज़्यादा यूज़ होती थी, तो ट्रेडिशनल मेथड्स को पहले इरिगेशन में यूज़ किया जाता था। जैसे कि फर्स्ट है आपका मोड सिस्टम, जिसको हम पुली सिस्टम भी बोलते हैं। इसमें क्या होता था, कुएं के अंदर बाल्टी डालते थे और उसको पुली से हम क्या करते थे, खींचते थे, जिससे पानी बकेट भर के आता था। तो हम किसी भी छोटा सा तालाब में या कोई भी अपना खेत के साइड में बना लेते हैं, जिससे हम उसको फिल कर देते हैं और टाइम बाय टाइम हम इरिगेशन वहाँ से करते रहते हैं। ठीक है, सेकेंड क्या होता था, चेन सिस्टम। चेन सिस्टम में क्या होता था, एक बड़ी सी पुली लगी होती थी, वहाँ पे क्या होता था, उसके साथ में चेन, बकेट्स की चेन लगी होती थी। उस चेन को क्या करते थे, बकेट्स को नदी में, जो भी पास में नहर में, उसमें छोड़ दिया जाता था। जब उसको खींचा जाता था तो क्या देखोगे, बकेट्स धीरे धीरे फिल होते होते पुली से ऊपर आती थी और आपका जो फील्ड होता था उसमें पानी डाल दिया जाता था। ठीक है, दैट इज चेन सिस्टम। ठीक है, सेकेंड चेन पंप बोलते थे। और थर्ड आता है डेकली। डेकली सिस्टम में क्या होता है, इस तरह से आपका एक लेवलर लगा होता है, वो क्या करता है, एक मतलब आप ये कह सकते हो कि बकेट टाइप बड़ा सा बनता था, उसमें क्या होता था, एक तरफ वेट को डाल दिया जाता था, तो जो बकेट्स होती थी वो जैसे ही वेट हैवी होता जाता था तो वो ऊपर उठती थी पानी से भर के। पानी से भरने के बाद में हम उनको पानी से क्या भर के क्या करते थे, उसको डंप कर देते थे इन द फील्ड। तो ये ढेकली सिस्टम होता था, ये भी ट्रेडिशनल मेथड्स है। ठीक है, उसके बाद है राहत। राहत इज लेवर सिस्टम भी बोलते हैं इसको। क्यों, इसका ज़्यादातर यूज़ किया जाता, थोड़ा एक्सपेंसिव भी पड़ता था उस टाइम के हिसाब से। क्या होता था, एक लेवर लगा होता था, वो क्या करता था, पुली के ऊपर बहुत सारी बकेट्स लगी होती थी, जैसे ही वो लेवर को हम हल्का सा प्रेस करते थे तो जो पुली थी वो पूरी घूमने लग जाती थी, जो पूरी बकेट्स क्या होती थी, पानी से भरी होती थी। तो उससे हम क्या करते थे, वो चरखा जब चलता था ना तो पानी क्या करते थे, हम इरीगेशन में यूज़ करते थे। तो ये सारे क्या थे, जिसमें मैन पावर ज़्यादा यूज़ हो रही है, टाइम टेकिंग प्रोसेस थी, है ना। अब हमने मॉडर्न हो गए हैं तो मॉडर्न मेथड्स को यूज़ करेंगे, जिसमें हमारा क्या होगा, टाइम सेव भी होगा, मैन पावर भी सेव होगी। तो पहला है स्प्रिंकलर सिस्टम, जहाँ पे जो सॉइल होती है, वो ज़मीन आपकी क्या होती है, अगर ऊबड़ खाबड़ नहीं है, लेवल में नहीं है, ठीक है, लेवल प्रॉपर एक लेवल में नहीं है, तो वहाँ पे हम स्प्रिंकलर सिस्टम को यूज़ कर देते हैं। एक ऊपर नोज़ल होती है, वहाँ से पानी निकलता है, वो घूमती रहती है, ठीक है। तो जब वो घूमेगी तो चारों तरफ क्या करेगी, पानी को स्प्रेड आउट कर देगी। तो स्प्रिंकलर सिस्टम वैसा होता है। मेन आपकी पाइप से कनेक्टेड हो जाता है, जैसे मेन का पावर है, यहाँ पे हमने क्या कर दी, स्प्रिंकलर्स लगा दिए, ठीक है। तो आपके के पूरे बड़े फील्ड में हम स्प्रिंकलर सिस्टम को यूज़ करके पानी को कम सेव कर सकते हैं, ठीक है, कम यूज़ कर सकते हैं। समझ आ गया, जितनी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से हम उतनी देर के लिए स्प्रिंकलर्स को ऑन कर देते हैं, पूरी आपका जितना भी फील्ड होगा उसमें हम पानी दे सकते हैं, ठीक है। ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है, ड्रिप इरिगेशन का सबसे बेस्ट चीज़ क्या है कि प्लांट्स की रूट में पानी जाता है, जो कि बहुत अच्छा है ना। और आपकी प्लांट जहाँ पे पानी के सोर्स कम होते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर कम होती है, वहाँ पे हम जनरली ड्रिप इरिगेशन यूज़ करते हैं, क्योंकि पानी ड्रिप बाय ड्रिप क्या होता है, प्लांट्स की रूट्स में जाता है। सेम सिस्टम है, इसमें स्प्रिंकल हो रहा है, चारों तरफ गिर रहा है, इसी तरह हम क्या करते हैं, प्लांट्स में एक
छोटे छोटे ड्रिप्स लगा देते हैं, पानी क्या होगा बिल्कुल प्लांट की रूट्स में चला जाएगा और मेन पाइप्स में छोटे छोटे से होल्स हो जाते हैं। ठीक है, मेन पाइप लिया, उसमें छोटे छोटे होल कर दिए, जब पानी पीछे से प्रेशर से आएगा तो क्या होगा, वो गिरेगा साइड में, है ना, तो वो क्या होगा प्रॉपर थोड़ा थोड़ा पानी गिरेगा, बाय ड्रिप गिरेगा और प्लांट्स की रूट में जाएगा। Understand? So these are the methods and the sources of the irrigation. Now we will move on our next topic. It is, I think, weeding. Okay. Okay. Now we will do why is weeding necessary. देखो weeding क्या होता है, हम weeding होते हैं unnecessary, जो unwanted plants होते हैं जो कि हमारी crop के साथ में produce हो जाते हैं। ठीक है, तो वो क्यों ज़रूरी होती है उन वीडिंग्स को निकालना। देखो जो वीड्स होते हैं ना, उनको निकालना इसलिए रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि क्रॉप के साथ में अगर कोई और न्यूट्रिशन लेके क्रॉप का और अनवांटेड प्लांट्स हैं वो ग्रो हो जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, वो बेसिकली हमारे क्रॉप के क्या ले लेंगे, न्यूट्रिशंस को ले लेंगे, न्यूट्रिएंट्स को ले लेंगे, जिसकी वजह से जो क्रॉप की क्वालिटी है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो हम वो नहीं चाहते, है ना, तो इसीलिए वीडिंग क्या होती है, नेसेसिटी होती है। उन अनवांटेड प्लांट्स को टाइम बाय टाइम हम क्या करते जाते हैं, रिमूव करना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, हाउ डू फार्मर रिमूव वीड्स। अब हमें पता है भाई वीडिंग क्यों ज़रूरी है, तो ये भी तो पता करना पड़ेगा कैसे वीडिंग की जा रही है। ठीक है, तो देखो पहले हमने बहुत स्टार्टिंग में प्रैक्टिसेस की थी, तब हमने पढ़ा था एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में टिलिंग प्रोसेस की जाती है, हम सॉइल को क्या करते हैं, टिल कर देते हैं। ठीक है, तो वो टिलिंग प्रोसेस की थी, अगर नहीं याद है तो दोबारा से वीडियो देखो और दोबारा से याद करो। ठीक है, भूलना नहीं है। सेकेंड है मैनुअली, हम खुरपी से इंस्ट्रूमेंट औजारों को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, मैनुअली क्रॉप में से क्या कर सकते हैं, वीड्स को रिमूव कर सकते हैं। थर्ड हमारा क्या टाइप है, थर्ड क्या यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ वेडिसाइड्स। हम क्या करेंगे, टाइम बाय टाइम कुछ केमिकल्स को यूज़ करते हैं जो फसल पे डालते हैं, क्रॉप पे डालते हैं, वो वीड्स ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। कुछ मैंने नेम्स लिखे हैं, याद होने चाहिए, वेडिसाइड्स के 1 मार्क का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, राइट 2 एग्जाम्पल्स ऑफ वेडिसाइड्स। ठीक है, जैसे कि एट्राजिन होती है, ठीक है, नैप्थलीन एसिटिक एसिड, 2,4-D, इसको 2,4-D पे भी ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक है, 2,4-D क्या है, 2,4 तो एज इट इज ये केमिकल है। ठीक है, उसके बाद में डाइक्लोरोफिनॉक्सी क्या है, एसिटिक एसिड। तो ये क्या है, आपके कुछ केमिकल्स हैं जो कि यूज किया जाता है टू रिमूव द वीड्स फ्रॉम द क्रॉप। ठीक है, व्हाट शुड फार्मर कीप इन माइंड व्हाइल यूजिंग विडिसाइड। देखो जब केमिकल्स हम कोई स्प्रे करते हैं तो हमें बहुत चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है कि जनरली जब भी विडिसाइड्स का यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, तो क्या करेंगे हम, एक तो माउथ को कवर करते हैं बाय द क्लोथ्स, ठीक है, हैंड्स ग्लव्स पहनते हैं क्योंकि वो केमिकल्स हैं वो हमारी बॉडी में भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो वो सब चीज़ें ध्यान रखी जाती है। उसके बाद जब तक सीड्स प्रोड्यूस नहीं होते, जैसे गेहूँ है, गेहूँ का दाना अगर ऊपर नहीं दिख रहा तब तक हम उन बीज को दिखने से पहले हम वेडिसाइड्स को यूज़ करते हैं। जब हमारी फसल रेडी होने जा रही है उसके बाद हम वेडिसाइड्स यूज़ नहीं करते, बिकॉज फिर क्या होगा, जो फूड ग्रेन्स हैं उनके अंदर क्या होगा, केमिकल्स इंक्लूड हो जाएंगे और वो हमारी हेल्थ के लिए ठीक नहीं होते। ठीक है, उसके बाद है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्या होती है, अब हमने वीडिंग कर दी है, ठीक है, हमने प्रॉपर अपनी क्रॉप को बचा लिया हर चीज़ों से, अब हम क्या करेंगे, काटेंगे फसल को, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हार्वेस्टिंग। ठीक है, हार्वेस्टिंग के लिए हम क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं, सबसे पहली चीज़ तो हार्वेस्टिंग कब की जाएगी, जब हमारी क्रॉप प्रॉपर रेडी हो जाएगी, है ना, पक गई है, पूरी तैयार हो गई है, तो अब हम क्या करेंगे, सिकल से ये हम यूज़ करते हैं, सिकल्स को यूज़ कर सकते हैं, हार्वेस्टर यूज़ कर सकते हैं, इनसे हम क्या करते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं, क्रॉप की कटिंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज थ्रेशिंग। थ्रेशिंग क्या होता है, जब हम अब फसल हमने काट ली है तो काटने के बाद क्या करेंगे, वो जो दाने हैं वो तो ऊपर है ना फसल के, तो उनको क्या करेंगे, अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो दैट प्रोसेस इज थ्रेशिंग की हमने क्या कर दिया, सेपरेटिंग शाफ्ट फ्रॉम द ग्रेन, ग्रेन से हमने क्या कर लिया, अलग कर दिया हमारे शाफ्ट। अब आते हैं विनोइंग प्रोसेस। एक चीज़ और, हार्वेस्टिंग और थ्रेशर के लिए हम एक ही मशीन को यूज़ करते हैं, उस मशीन को बोला जाता है, उस मशीन का क्या नाम होता है, पता करो फिर बताते हैं। ठीक है, सबको पता ही है, कंबाइंड प्रोसेस। कंबाइंड मशीन को यूज़ किया जाता है जिससे हम हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग दोनों चीज़ें इकट्ठे कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज योर विनोइंग। विनोइंग क्या होता है, जो सीड्स आपके तैयार किए हैं उनके ऊपर से हम क्या करते हैं, हस्क को अलग करते हैं। आपने देखा होगा ऐसे हम
एक झरनी टाइप होती है, उससे हम क्या करते हैं नीचे गिराते हैं, हवा आती है और वो क्या करेगी, दाने नीचे गिर जाएंगे, जो ऊपर का हस्क होता है, कवर होता है, वो क्या होता है, उड़ जाता है वहाँ से। तो दैट इज प्रोसेस इज नोन एज विनोइंग। ठीक है, नेक्स्ट इज योर स्टोरेज। स्टोरेज में क्या होता है, अगर हमें स्मॉल स्केल पे घर के लिए यूज़ करने हैं, थोड़े बहुत चाहिए, तो हम क्या करते हैं, अपने दानों को जूट बैग्स में, मेटेलिक बैग्स में पैक कर देते हैं। लेकिन अगर हमें लार्ज स्केल पे कहीं बेचने जाना है तो हम क्या करेंगे, ग्रेनरीज में उनको बेच देते हैं। ठीक है, तो सिलॉज में डाल दिया जाता है, वहाँ पे स्टोर किया जाता है ताकि हम बाद में अपनी फसल को बेच सकें। ठीक है, तो ये स्टोरेज था यहाँ पे। इसके बाद में हम अब स्टोरेज के लिए क्या ध्यान रखते हैं, क्या प्रिकॉशंस यूज़ करने चाहिए। देखो, स्टोरेज जहाँ पे भी किया जाता है वो ये देखा जाता है कि प्रॉपर वेंटिलेशन है कि नहीं। ठीक है, आपकी जो मॉस्किटो, ये जो है क्या कहते हैं, जो अनवांटेड ऑर्गेनिजम्स पैदा हो जाते हैं, है ना, फफूंदी लग जाना आपकी फसल को, तो उन सब का ध्यान रखा जाता है कि प्रॉपर वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए, बारिश नहीं लगनी चाहिए, प्रॉपर ह्यूमिडिटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उससे क्या होगा कि हमारी जो पकी पकाई फसल है, रेडी फसल है, उसको क्या होगा, बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो ये सब हम क्या करते हैं, प्रिकॉशंस को ध्यान में रखते हैं इन द स्टोरेज प्रोसेस। ठीक है, अब हम आगे आपके करेंगे कि ब्रीडिंग प्रोसेस करेंगे। ठीक है, तब तक आप इनके नोट्स बनाइए। ओके, नाउ वी विल डू आवर एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आपकी शायद हम लास्ट पे ही पहुंचने वाले हैं। एक टॉपिक और बचा, इसके बाद में हम वो भी कर लेंगे। देखो, एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है। एनिमल्स आर रेयर्ड एट लार्ज स्केल टू ऑब्टेन फूड। हम क्या करते हैं, एनिमल्स को पालते हैं ताकि हम उनसे क्या कर सके, फूड को ऑब्टेन कर सके। जैसे मीट मिलना है ना, मीट को लेते हैं हम, एग्स का प्रोडक्शन करते हैं, शहद लेना, तो ये सारे क्या है, एनिमल हस्बेंड्री है। ठीक है, जैसे कि बी कीपिंग है ना, मधुमक्खी पालन जो हम करते हैं, एपीकल्चर भी इसको बोला जाता है, कैटल फार्मिंग, ठीक है, पशुपालन जो किया जाता है, डेयरी फार्मिंग, दूध जहाँ पे निकाला जाता है, फिश फार्मिंग। ठीक है, फिश फार्मिंग मतलब एक्वाकल्चर भी बोलते हैं क्योंकि पानी है, एक्वा उससे जुड़ा हुआ है, फिश पालन किया जाता है। उसके बाद में पॉल्ट्री फार्मिंग, मुर्गी पालन हम करते हैं, शिप फार्मिंग, भेड़ों का हम प्रोडक्शन करते हैं, मतलब वहाँ पे हर तरह की चीज़ें की जाती हैं, उनका देखभाल भी की जाती है, आगे ब्रीड को भी बढ़ाया जाता है। ठीक है, उनसे जो हमें चाहिए, जो भी डिफरेंट जो भी प्रोडक्शन चाहिए, वो सारा लेते हैं और उससे पैसा भी कमाते हैं। ठीक है, तो दो तरह की ब्रीडिंग कराई जाती है इस एनिमल हस्बेंड्री में, ब्रीडिंग कराई जाती है ताकि हम आगे भी जनरेशन्स को रख सकें। तो ब्रीडिंग किस तरह की होती है, दो तरह की, एक होती है इन ब्रीडिंग और एक होती है आउट ब्रीडिंग। तो इन ब्रीडिंग क्या होती है, हम क्या करते हैं, सेम, इन मतलब सेम ब्रीडिंग के अंदर हम क्या करते हैं, दो अलग अलग मेल फीमेल को उठाते हैं, अलग अलग हमने क्या करते हैं, दो एनिमल्स को पिक कर लिया जो जिनके अंदर अच्छी क्वालिटी है, तो हम उनकी क्या कराते हैं, मैटिंग कराते हैं, जिससे जो उनका बेबी पैदा होता है उनके अंदर उन दोनों के गुण जाते हैं। आउट ब्रीडिंग क्या होती है, आउट ब्रीडिंग होता है जिसमें मेट एनिमल ऑफ द डिफरेंट ब्रीड्स, अलग अलग दो ब्रीड्स उठा ली और उनसे हमने क्या करा दिया, उनकी जब मैटिंग कराई तो हमें क्या मिलती है, आउट ब्रीड्स मिलती हैं। जैसे कि आगे भी बढ़ोगे आप, जैसे कि हमने एक डंकी लिया और एक हॉर्स लिया तो उससे म्यूल पैदा हुआ, तो दैट इज, दोनों क्या है, डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, तो दिस इज आउट ब्रीडिंग। ठीक है, ये भी तीन तरह की होती है, एक होती है आउट क्रॉसिंग, सेकेंड इज क्रॉस ब्रीडिंग एंड थर्ड इज इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, सबसे पहले करते हैं आउट ब्रीडिंग क्या होता है। देखो, आउट ब्रीडिंग से पहली चीज़ ये ध्यान रखना, आउट क्रॉस जो प्रोडक्शन होता है उनको, बेबी को हम क्या बोलते हैं, आउट क्रॉस बोलते हैं। आउट ब्रीडिंग में क्या होता है, हम जो हमें स्पेसिफिक डिफरेंट ब्रीड्स चाहिए उन दोनों से हम क्या करते हैं, मैटिंग करते हैं और उससे हमें क्या मिलता है, आउट क्रॉस मिलता है। ठीक है, सेकंड होता है क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग क्या होता है, क्रॉस ब्रीडिंग हमने दो अलग अलग ब्रीड्स को उठाया है जिनकी हमें ज़्यादा क्वालिटी चाहिए, हमें चाहिए भाई एक बहुत ज़्यादा दूध देती है गाय और एक कम देती है, हमें ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन करना है, तो हम क्या करेंगे, जो ज़्यादा देने वाले, जो ज़्यादा दूध देने वाले होंगे उन ब्रीड्स को उठाएंगे और उनकी क्या कराएंगे, मैटिंग कराएंगे। इसका एक एग्जाम्पल भी है हिसार डेल। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है क्रॉस ब्रीड का। ठीक है, उसके बाद है इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन मैंने अभी भी एग्जाम्पल एक बता दिया आपको। तो म्यूल प्रोड्यूस किया गया था जिसमें हम दो अलग अलग स्पीशीज़ को उठाया गया था और उनसे हमने क्या किया, मैटिंग कराई गई, एक हमने डंकी लिया और एक हमने क्या लिया, हॉर्स लिया, तो उनसे जो बेबी प्रोड्यूस होगा वो बिल्कुल डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में होगा, दैट इज म्यूल।
ठीक है। प्रॉब्लम ये आती है कि हो सकता है इन हाइब्रिडाइजेशन के अंदर ये प्रॉब्लम आती है कि हो सकता है कि जो हमारी जो प्रोडक्शन जो आउटपुट आ रहा है, जो हमारा रिजल्टेंट ब्रीड जो प्रोड्यूस हो रही है, मे बी उसके अंदर डिफरेंट ही करेक्टरिस्टिक्स हों। ठीक है, ये एक एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जो हम करते हैं। ठीक है, और ये आपकी कुछ ब्रीडिंग का हल्का सा टॉपिक था। इसमें आपसे ये पूछा जा सकता है कि एक आउट क्रॉस ब्रीडिंग का एग्जांपल दीजिए। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन में क्या फ़ायदा है, जनरली जो आपकी कहते हैं कि क्वालिटी अप एंड डाउन हो सकती है। ठीक है, तो वो सब आप इसमें ब्रीडिंग में करेंगे। नाउ आवर लास्ट टॉपिक इज ग्रीन रिवोल्यूशन ऑफ इंडिया। ओके, अब पढ़ेंगे हम ग्रीन रिवॉल्यूशन ऑफ इंडिया। देखो, सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो थे लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने एक प्रोग्राम चालू किया था जिनके अंदर उन्होंने स्लोगन भी दिया था, जय जवान जय किसान। इनका मेन मोटिव था कि इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया जाए, वो सारी सुविधाएं किसान को दी जाए जिससे हम अपने इंडिया के अंदर इंडिपेंडेंट हो जाए। ठीक है, हम किसी और के ऊपर, हमें बाहर से फूड को खरीदना ना पड़े, हम खुद अपने इंडिया में इतना अच्छा प्रोडक्शन कर सके कि हम किसी और पे डिपेंडेंट ना रहें। ठीक है, तो लाल बहादुर शास्त्री ने ग्रीन रिवॉल्यूशन ऑफ इंडिया को स्टार्ट किया था। उनकी कुछ अचीवमेंट्स थी। देखो बेटा, मेरा काम सिर्फ ये नहीं कि आप चैप्टर को ही पढ़ें, मेरा काम ये भी है, मैं ये भी चाहती हूँ कि आप इस तरीके से तैयारी करें कि आपके सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हो जाएं, आप हर तरह की ओलंपियाड की तैयारी कर सकें इन्हीं चैप्टर्स में से, क्योंकि जितने भी टेस्ट कंडक्ट होते हैं सारा का सारा इन्हीं बुक्स में से आता है। ठीक है, तो मैंने वो सारे टॉपिक्स कवर करने की कोशिश की है जो कि हर तरीके से, अगर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे वो भी इम्पॉर्टेंट है, आप कोई आगे टेस्ट देते हो तो उनके हिसाब से भी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी। ठीक है, 8 अचीवमेंट्स थी ग्रीन रिवॉल्यूशन ऑफ इंडिया की। पहली चीज़ थी कि क्रॉप के यील्ड को पर हेक्टेयर्स में क्या किया जाए, इंक्रीज़ किया जाए। ठीक है, एक खेत के अंदर अगर जो प्रोडक्शन हो रहा है क्रॉप का, उसको बढ़ाया जाए। सेकेंड क्या थी, इंक्रीज ओवरऑल क्रॉप प्रोडक्शन। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम वही फसल उगाएं जो हमारे एरिया में पॉपुलर है, हम वो प्रोडक्शन भी कर सके जिससे हम इनकम सोर्स भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, कपास है, मेज़ है, ये सारे के सारे हम क्या चाहते थे कि इन सब फसलों पे ध्यान दिया जाए ताकि इंडिया में पूरी तरह से सारी फसल हम यहीं पे रेडी कर सकें। थर्ड क्या था, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, कि इंडिया किसी और पे डिपेंडेंट ना रहे, इसमें खुद में लोगों में इंडिपेंडेंसी आए कि वो अपना उससे कुछ पैसे कमा सके। ठीक है, तो हमने क्या किया, लोग ना केवल एग्रीकल्चर इसलिए करते हैं कि वो अपने घर के मतलब अपने लिए काम चला सके, वो इसलिए भी करते हैं ताकि वो पूरे इंडिया को, इनफैक्ट बाहर भी अपने अनाज को दे सके और ज़्यादा पैसा कमा सके। फोर्थ अचीवमेंट क्या थी, फर्टिलाइजर एंड इंसेक्टिसाइड्स। देखो, जो पुराने ज़माने में जो किसान था, जो फार्मर था, उसको बहुत प्रॉब्लम आती थी, कीड़ा लग गया ऑलमोस्ट सारी फसल खराब हो जाती थी, तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता था। इसीलिए ग्रीन रिवॉल्यूशन में इस चीज़ पे ध्यान दिया गया था कि ऐसे फर्टिलाइज़र और इंसेक्टिसाइड को साइंटिस्ट डेवलप करें जिससे किसान को कोई ज़्यादा नुकसान ना हो और अपनी पैदावार को वो बढ़ा सके। ठीक है, नेक्स्ट है इरिगेशन फैसिलिटी। जिन जिन प्रॉब्लम्स के से किसान फार्मर जूझ रहा था, उन सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स उन सबको ध्यान में रख के इरिगेशन की जो प्रॉब्लम होती थी उसमें थोड़ी डेवलपमेंट की जाए ताकि फार्मर को थोड़ी प्रॉब्लम कम हो। उसके लिए अपना, क्योंकि बहुत सारे डिफ़िकल्टी पैटर्न बहुत ज़्यादा होता है, तो इसीलिए फार्मर की चीज़ों को ईजी बनाने के लिए ये सारे के सारे अचीवमेंट्स को ध्यान में रखा गया था। नेक्स्ट होता है लेस डिपेंडेंस। पहले जो फार्मर था वो मानसून पे डिपेंड रहता था, बारिश आएगी तब देखेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, इरिगेशन ऐसे सिस्टम बनाए थे जिसमें उसको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, उसको मानसून पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता। ठीक है, नेक्स्ट है मल्टीपल क्रॉप प्रोग्राम। 1867-68 के बीच में उन्होंने मल्टीपल क्रॉप प्रोग्राम बनाया गया था जिसमें उनका काम था कि हर तरह की क्रॉप को प्रोडक्शन किया जाए। ठीक है, आप इस तरीके से ना डिपेंडेंट हो कि वहाँ से हमें लेना पड़ेगा, ये तो यहाँ नहीं हो सकता, तो हम ऐसी चीज़ें डेवलप करें जिससे हम हर तरह की फसल को उगा सकें। ठीक है, उसके बाद में है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन। इससे बहुत फ़ायदा हुआ था, बल्कि कॉरपोरेशन भी बनाई गई थी, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, जिसका काम ये था कि इलेक्ट्रिसिटी को गाँव तक पहुँचाना। जब किसान को इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है, मशीनें चलाई जाती हैं, ट्यूबवेल चलाए जाते हैं, तो उसमें उसको इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम को ना झेलना पड़े, इसीलिए वो कॉरपोरेशन को भी बनाया गया था।
तो ये सारी अचीवमेंट्स थी जिनको ग्रीन रिवॉल्यूशन ऑफ इंडिया में ध्यान रखा गया था। ठीक है, इन सभी अचीवमेंट्स को उन्होंने काम भी किया था और बहुत फ़ायदा भी मिला फार्मर को। ठीक है, आपका अब चैप्टर कंप्लीट होता है, ये चैप्टर फर्स्ट क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट इज़ कंप्लीटेड नाउ। कैसा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बच्चों, हमारा मेन मोटो ये नहीं है कि सिर्फ आपको पढ़ाएं, हम ये चाहते हैं कि जिन जिन बच्चों को इस तरीके से पढ़ना अच्छा लगता है या उनको इस वीडियो से कुछ भी मदद मिल सकती है तो वो उन तक पहुँचे। थैंक यू सो मच।